नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट। लास्ट टाइम में आपने कार्य के बारे में बेसिक सी जानकारी जानी थी। कार्य क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसका सूत्र होगा, और कुछ ही न्यूमेरिकल किए थे। कार्य अपन ने माना बल और विस्थापन का गुणनफल, और ये इसका जो सूत्र है वो निकल करके सामने आया था। इसी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल किए गए थे। कार्य क्या है? बल और विस्थापन का गुणनफल के बराबर। आज देखिए मित्रों, पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। एनर्जी, ऊर्जा के बिना जीवन ही क्या है? असंभव है। जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, तो आप थके थके महसूस ही करते हैं। ऐसा मन करता है कि बस सोते रहें, बस ये सोते रहें। यानी ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। एनर्जी होना बहुत ही जरूरी है, और ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? प्यारे मित्रों, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर नेचर की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत, हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं, सूर्य से प्राप्त किए जाते हैं, उससे बनते हैं ऊर्जा के बहुत से स्रोत। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, ये कुछ क्रियाकलाप हैं। इसके बाद में दे रखा है ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करते हैं। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है, यानी कोई गेंद है इस प्रकार की। जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा, तीन आपके स्टंप होते हैं। इधर से एक बॉलर है, वो गेंद को फेंकता है, और बॉल में क्या होती है? गति। और ये स्टंप आपके क्या है? स्थिर अवस्था में। और जब इन विकेटों से यह गेंद टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे भारी हो या हल्की हो, जब उसको ऊपर की तरफ आप उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है कि आपने कितना कार्य किया है, ये कैपेसिटी कितनी है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों, जैसे खिलौना कार है, में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। और जब किसी गुब्बारे में हम हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। किसी गुब्बारे को लिया और उसमें पहले तो क्या की? हवा भर ली, और उसके बाद में जब आप उसको दबाते हैं अपने हाथों से तो वह पिचक जाता है, यानी उसकी आकृति में आपको परिवर्तन नजर आता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोट ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों, बहुत ही शानदार मैटर है। एनसीईआरटी आपकी पुस्तक है, उसी में से है, और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वही आपकी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब देखिए, जैसे ये स्टंप आपके लगे हुए हैं, और यहां से कोई बॉलर है या कोई व्यक्ति है, बॉल को फेंक रहा है,
तो जो वस्तु कार्य करती है, कार्य कौन कर रहा है इसमें? कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति। क्या कर रहा है? इस गेंद को फेंक रहा है। तो इस व्यक्ति में तो ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, किस पर किया जा रहा है? गेंद पर किया जा रहा है, तो उसमें ऊर्जा की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा की वृद्धि होगी तो यह गति करेगी। फिर किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है, अगर आप में ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, तो क्या आप बॉल को फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे। आप में तो उठने की भी हिम्मत नहीं रहेगी अगर एनर्जी नहीं है तो। और एनर्जी है तो आप बॉल को आसानी से फेंक पाएंगे। और जो आपकी ऊर्जा है वो स्थानांतरित किस में होगी? उस गेंद में। जितनी आपने एनर्जी लगाई है वो उतनी की उतनी एनर्जी किस में स्थानांतरित हो जाएगी? गेंद में। यही देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऊर्जा है पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह क्या कर सकती है? कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। याद रखें, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जूल तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होते हैं। 1000 जूल के बराबर। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। लेकिन कई बार किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बड़ा मात्रक है। जब ऊर्जा ज़्यादा हो तब इसका उपयोग किया जाता है मापने के लिए। 1 किलो जूल में 1000 जूल। अब देखिए ऊर्जा के रूप। अनेक रूपों में ये ऊर्जा आपकी बंटी हुई रहती है। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ये सारी सम्मिलित हैं। आगे देखिए इसमें। इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता यानी वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। आगे एक भौतिकी वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में दे रखा है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। तो ये तो पूरा इनका नाम है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। देखिए, एक तो ऊष्मीय प्रभाव है, उसके बारे में जो नियम है उनको बताया गया जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको तैयार किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, न नष्ट कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। प्रयोग के आधार पर ये अच्छे से सत्यापित किया था, समझाया था, और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज इन्होंने ही की थी। जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1818 से लेकर 1889 तक। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल है और उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। लेकिन पूरा नाम इनका ध्यान में रखें आप, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। एक
क्रियाकलाप दे रखा है और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए। रेत की जहां पर मोटी परत है उस पर आपको गिराना है। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से आपको गिराना है। गेंद रेत में एक गर्त यानी गड्ढा बना देती है। जैसे ये रेत है, कोई टीला है, यहां से आपने गेंद को नीचे गिराया तो इसकी आकृति में आपको इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी इसमें क्या बन जाएगा, रेत में जहां पर गेंद गिरी है वहां पर गड्ढा बन जाएगा। बाकी देखिए क्या दे रखा है इसमें, समझते हैं अच्छे से गतिज ऊर्जा को। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाइयों से गेंद को गिराकर दोहराइए। ये अलग अलग सेंटीमीटर यानी ऊंचाई अलग अलग इनकी दे दी है। पहले 25 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और फिर 1.5 मीटर। अलग अलग ऊंचाई से आपको क्या करना है, गेंद को गिराना है और देखना है। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान भी आपको लगाने हैं। गर्त का मतलब है खड्डे। उनकी गहराइयों की तुलना करें। इनमें कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है और ऐसा क्यों है। गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया, विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। एक क्रियाकलाप और है, देखिए चित्र 10.5 के अनुसार एक उपकरण सज्जित कीजिए। सजाना है अच्छे से और एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को, जिसका द्रव्यमान क्या है ज्ञात है, उसके लकड़ी के गुटके को, ये चित्र है देखिए। पहले इस चित्र को आप अच्छे से देखें। ये लकड़ी का गुटका है और ये बल इधर से लगाया गया है एफ। ये एक ट्रॉली है। देखिए क्या प्रयोग है, इसको समझते हैं। ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर उन गुटकों को रखना है, लकड़ी के गुटकों को। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान भी आपको रखना है जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। द्रव्यमान का मतलब भार, कुछ वजन आपको रखना है। इधर जैसे ट्रॉली है आपकी और इधर आपने क्या लटका दिया, भार लटका दिया, जिससे वो आसानी से नीचे की तरफ या इधर की तरफ खिसके, इस पर बल लगे, इस भार के कारण, इस द्रव्यमान के कारण। अब देखिए क्या होता है। ट्रॉली क्या होती है, आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार से लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है, यानी उसने दूरी तय की है। गुटके के विस्थापन को आपको क्या करना है, मापना है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। और यह ऊर्जा कहां से आई, यह ऊर्जा आई उस गुटके से, उस ट्रॉली से। किस पर, गुटके की तरफ। ट्रॉली गतिशील हुई और गतिशील होने से जब गुटके से टकराई वह, तो जितनी स्पीड से टकराई, जितने वेग से वो ट्रॉली टकराई, उतनी ऊर्जा का ट्रांसफर किसमें हो गया, गुटके में। पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को आपको बार बार दोहराना है। जितना अधिक बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा विस्थापन गुटके में आपको देखने को मिलेगा। तो यही है प्रयोग। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदर से अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में क्या होती है, ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल है, गतिशील कार है, लुढ़कता हुआ पत्थर है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी। बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। यानी जिसमें गति देखने को मिल रही है उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। संक्षेप में, शॉर्ट रूप में कहें तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो भी निहित ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं।
तो ये पहली परिभाषा है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ में बढ़ती है। चाल कितनी है उसके आधार पर उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। चाल बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, चाल कम होगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे हम जो भी न्यूमेरिकल हैं वो कर सकें, और इस चैप्टर में से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं हैं। तो अच्छे से इन सूत्रों को आप याद कीजिएगा। मान लीजिए m द्रव्यमान की, यानी जिसका भार है वो कोई वस्तु है और उसका भार कितना है m, कि एक वस्तु एक समान वेग को निरूपित किया गया है u से, गतिशील है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, यानी जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, जिसने दूरी तय की है जिस दिशा में, उसी दिशा में क्या लगता है, नियत बल, तो वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। समीकरण 10.1 से किया गया कार्य W बराबर Fs के बराबर है। यह समीकरण अपनी थी 10.1, W बराबर Fs, यानी किया गया कार्य बल और विस्थापन के क्या है, गुणनफल के बराबर। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से v हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। अनुभाग 7.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच में निम्न संबंध होगा। तो एक समीकरण तो यह निकल करके आती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस। और इसी को जब इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए s को यहां पर लाए तो ये आपका जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और 2a नीचे आ जाएगा। हमें ज्ञात है कि F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस प्रकार समीकरण 10.2 को समीकरण 10.1 में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं। देखिए W बराबर ma, W बराबर ma गुणा v स्क्वायर माइनस u2 और u स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये समीकरण आती है आपकी। F बराबर ma माना है यहां पर, और अपनी समीकरण क्या थी, W बराबर Fs, W बराबर Fs। F का मान कितना है, ma है, तो ये ma लिख दिया। ये देखिए वही है कार्य की 10.1 समीकरण है। W बराबर क्या माना था, Fs। F का मान लिया गया यहाँ पर ma, पहले से ज्ञात था ये, और इसको यहाँ पर रख दिया ma। S का मान कितना है, जो ये अभी समीकरण अपन ने निकाली है, इसके मान को यहाँ पर इनटू में रख देंगे तो ये आपकी समीकरण बन जाएगी। अब देखिए आगे, उसी समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये समीकरण है। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, अर्थात u बराबर 0 है, u बराबर 0 विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, उस समय u क्या होगा आपका 0, तब ये समीकरण बन जाएगी W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन के बराबर है। u बराबर 0
किया गया कार्य होगा 1/2 mv²। तो ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग से v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा को लिखा है ई के से। ई से एनर्जी और के से काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, और 1/2 mv²। ये समीकरण आपको गतिज ऊर्जा की ध्यान में रखनी है। पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए उदाहरण भी दे रखा है। 15 किलो द्रव्यमान, m कितना है? 15 kg है, कि एक वस्तु 4 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु का वेग v कितना है? 4 मीटर सेकंड इनवर्स। तो समीकरण 10.5 से वही समीकरण अपने को लेनी है, ई के बराबर 1/2 mv²। 1/2 लिख दिया, और m का मान दे रखा है कितना? 15 किलो, इंटू में v का मान दे रखा है, वेग कितना है? 4 मीटर। v स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार लिख देंगे इसको। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा मित्रों तो कितना आएगा आपका? 120 जूल। कैसे आया देखिए, 2 का भाग इस 4 में देंगे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 को 2 से गुणा किया इससे तो कितने हुए? 30, और 30 को इस 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए आपके? 120 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 120 जूल। ये न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे तभी जब ये फॉर्मूला आपके अच्छे से याद होगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, m बराबर अपन ने किसको क्या माना है और v बराबर क्या माना है। वस्तु का वेग v है, वस्तु का द्रव्यमान m है। तो ये न्यूमेरिकल आपके आएंगे, 100% आएंगे। अच्छे से कीजिएगा इनको। एक उदाहरण और भी है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है और उसके वेग को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रारंभिक वेग कितना है? यह है 30 किलोमीटर, और m द्रव्यमान है 1500 kg। अब आपको बढ़ाना कितना है? 60 kg करना है, तो वो आएगा आपका v²। अंतिम वेग कितना है? 60 किलोमीटर। तो उसी फॉर्मूले में आप मान रखिए 30 गुणा 1000 मीटर बटे 60 गुणा 60 सेकेंड। तो ये इस प्रकार से मान है आपका आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार कार का अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति आवर है, बराबर 50/3 मीटर। इसलिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई के आई बराबर 1/2 mv², 1/2 गुणा 1500 kg। और ये आपका मान जो निकाला है अभी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल को आपको करना है, प्रयास करना है, इनका अभ्यास करना अच्छे से। इसी प्रकार कार की अंतिम गतिज ऊर्जा ई के एफ से आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो ई के आई से। फॉर्मूला याद रखें, 1/2 mv²। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ई के एफ माइनस ई के आई, यानी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को आप घटाएंगे तो ये मान आपके सामने आ जाएगा। अभी ये कुछ प्रश्न और दे रखे हैं, इसके बाद में है स्थितिज ऊर्जा। इसको पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा इनका अभ्यास कीजिएगा आप, जो भी आपके दे रखे हैं आपके पास में पुस्तक होगी उसमें से देखना, और नहीं समझ में आता है तो दोबारा से इसको क्लियर कर दिया जाएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय